नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज की परिचर्चा का विषय है झूठी एफआईआर को निरस्त करवाएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हाई कोर्ट दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए मैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शर्मा जी, एक निर्दोष व्यक्ति पर दूसरे पक्ष द्वारा अपराध में शामिल होने का झूठा आरोप लगा दिया जाता है, जबकि लड़ाई झगड़े के दौरान वह व्यक्ति वहाँ रहता भी नहीं है। हाँ, वह व्यक्ति पहले पक्ष का रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है या बिजनेस पार्टनर भी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह अपराध या किसी साजिश में शामिल हो। हाँ, उस व्यक्ति से दूसरे पक्ष की कोई पुरानी रंजिश हो सकता है। उसी का बदला लेने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा थाना में जाकर झूठी रिपोर्ट लिखवाई जाती है और अंततः पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। क्या वह व्यक्ति थाना में या एसपी को लिखित में आवेदन देकर झूठी एफआईआर को निरस्त करवा सकते हैं? नमस्कार कृपानंद जी, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि बहुत सारे लोग झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज करा दी है तो थाने वालों को उस वक्त तो यह नहीं पता होता कि वो झूठी है या सच है। झूठ और सच का फैसला तो जब अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच के बाद ही पता लगता है कि वह झूठी है या सच्ची है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये करना चाहिए कि हम थाने के बाहर साधक अधिकारी से मिलें या जो उस पर्टिकुलर एफआईआर का जो आईओ है, जिसे हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या अन्वेषण अधिकारी बोलते हैं, हम उसके से मिलें और उसके समक्ष जो हमारी बातें हैं वो हम रखें और जो सत्यता है उसको प्रकट करें। उस सक्षम अधिकारी के समक्ष जब हम अपनी बातें रखेंगे और अपनी जो साक्ष्य हैं उनको देंगे, तो उसके बाद वह जांच के बाद यह निर्धारित करेगा कि वह जो अपराध हुआ है या जो एफआईआर दर्ज की गई है वह झूठी है या सच्ची है। अगर वह उसको लगता है कि जो आपके साक्ष्य के दिए जाने के बाद उसे लगता है कि वह झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, तो वो न्यायालय में उसकी कैंसिलेशन के लिए भी डाल सकता है और उसमें अपनी अंतिम रिपोर्ट लगाकर आरोप मुक्त भी कर सकता है। और अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, जो आप पर आरोप लगाए गए हैं वह उचित हैं और उनमें कुछ सत्यता है, तो वह आपके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगा न्यायालय में। तो यह एक प्रक्रिया होती है। तो उस संबंध में हमारा जो कर्तव्य है कि हम जो जांच है उस जांच में सहयोग करें और अपने पक्ष को रखें, और जो हमें लगता है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो उसके पीछे क्या कारण है और क्या साक्ष्य हैं हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में, तो हम उनको आईओ को, अन्वेषण अधिकारी को दें। तो यह हमारा दायित्व है। शर्मा जी, थानों में किए गए आवेदन पर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रहा हो और चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया हो, तो उस वक्त चार्जशीट को डिस्चार्ज करने में वकील की क्या भूमिका होती है? अर्थात वकील के द्वारा चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? कृपानंद जी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम जांच में सहयोग करें और जो सत्य है उस सत्य को अन्वेषण अधिकारी आईओ के संज्ञान में लाने का प्रयास करें और जो भी हमारे पक्ष में साक्ष्य हैं हम उनसे उनको अवगत कराएं। लेकिन अगर आईओ हमारी बात नहीं सुन रहा है या थाना स्तर पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे एसीपी है, डीसीपी है, बहुत सारी जगह एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, तो हम उनसे संपर्क करके अपनी बात को, अपने सत्यता को उनके संज्ञान में ला सकते हैं। और अगर वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और यदि चार्जशीट फाइल कर दी जाती है आईओ के द्वारा, उन्होंने अगर पाया है कि जो आरोप हम पर लगाए गए हैं उनमें कहीं सत्यता है,
तो और उन्होंने हमें आरोपी बनाकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं न्यायालय में। तो उस वक्त जो एक अधिवक्ता होता है उसकी भूमिका शुरू होती है। तो अधिवक्ता का कार्य ये है कि जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो उसके बाद कोर्ट में वो चार्ज पर आर्ग्यूमेंट किए जाएंगे। तो उस वक्त अधिवक्ता को जो पुलिस के द्वारा, आईओ के द्वारा जो चार्जशीट फाइल की गई है उसका बड़ी सूक्ष्मता से और बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, और उसमें आईओ के द्वारा क्या क्या साक्ष्य लाए गए हैं उन साक्ष्यों को देखा जाए, और उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष की है या नहीं की है, इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखकर जब चार्ज पर बहस हो उस दौरान न्यायालय के समक्ष उसके संज्ञान में लाया जाए कि यहाँ पर आईओ ने ये गलती की है, ये निष्पक्षता पूर्वक जांच नहीं की गई है, या जो साक्ष्य लाए गए हैं वह ठीक नहीं है। और अगर कोर्ट को या न्यायालय को ये लगता है कि हाँ, जो आईओ के द्वारा आरोप पत्र फाइल किया गया है और उसमें जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं वह ठीक नहीं है और वह सत्य नहीं है, तो न्यायालय जो है व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर सकता है, चार्ज पर डिस्चार्ज कर सकता है। तो वकील की भूमिका जो होती है वो तब स्टार्ट होती है, और उसका एक अच्छे वकील का कर्तव्य है कि वो जो चार्जशीट है, जो तथ्य न्यायालय के समक्ष आईओ के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उनका बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से उनका निरीक्षण करे, अध्ययन करे, और जो हमारे पक्ष में जो चीज़ें हैं और जहां लगता है कि जो साक्ष्य सत्य नहीं है उसको न्यायालय के समक्ष प्रकट करे। धन्यवाद। शर्मा जी, अगर किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट, बलात्कार, हनी ट्रैप व मर्डर जैसे संगीन अपराधों में झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस तरह की झूठी एफआईआर को रद्द करवाने में एक बढ़िया वकील की क्या भूमिका होनी चाहिए? जैसा कि कृपानंद जी, मैंने पूर्व के सवालों में भी ये बात बताई है कि अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, चाहे वो SC/ST एक्ट के तहत हो, चाहे बलात्कार के मामले में हो, चाहे किसी अन्य मामले में हो, तो सबसे पहले तो जो संज्ञेय अपराध में उसमें इस बात का डर रहता है कि पुलिस कहीं उनको अरेस्ट ना कर ले, तो उस स्थिति में हमें कोर्ट में जाकर बेल ले लेनी चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन के वक्त या तो हमारे जो परिजन हैं वो जो सत्यता है केस की, और जहाँ जहाँ और आपको लगता है कि किन कारणों से वो एफआईआर लिखाई गई है और आपके पास अपने पक्ष में क्या तथ्य हैं, क्या साक्ष्य हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि वह झूठी एफआईआर है, उन सब साक्ष्यों को जो अन्वेषण अधिकारी या आईओ है उसके संज्ञान में लाना चाहिए। और अगर वहाँ वो आपकी सुनवाई नहीं करते हैं तो जो उच्च अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाना चाहिए, और उनको वहाँ पर आप प्रस्तुत करके अपने फेवर में, अपने पक्ष में जो है वो जांच को निर्धारित कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पुलिस के उच्च अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, और आपके पास ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे आप यह साबित कर सकते हैं कि वह मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है आपके खिलाफ और वह आरोप जो है निराधार है, तो आप 482 CRPC के तहत उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, जिसमें एक अधिवक्ता के माध्यम से आप अपनी जो एफआईआर है उसको निरस्त करा सकते हैं, उसको क्वेश्चन के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस बात का ही ख्याल रखना है कि जो भी हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं, जो ऐसे तथ्य हैं जो हमें बेकसूर साबित करते हैं, जो बताते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने चाहे तो वो द्वेष भावना से या किसी आपसी रंजिश की वजह से हम पर झूठे आरोप लगाए, हमें झूठा फंसाया गया, तो उन तथ्यों को, उन साक्ष्यों को
अन्वेषण अधिकारी के समक्ष, आईओ के समक्ष जब वो जांच कर रहा है तो जांच के दौरान उसके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। और अगर वो लेने से इनकार करता है या वो नहीं आपकी मदद कर रहा है तो आप उच्च अधिकारियों के समक्ष जा सकते हैं, और वो भी अगर आपकी नहीं सुनते हैं तो आप उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और उच्च न्यायालय में इस बात को रख सकते हैं कि यह मेरे पास तथ्य हैं, यह सबूत हैं, यह साक्ष्य हैं और ये बताते हैं कि उस अपराध में मैं संलिप्त नहीं था, मैं उस घटना के वक्त वहाँ पर उपस्थित नहीं था, या मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और झूठे आरोप लगाने का जो कारण है वो यह है, तो यह जो आरोप है निराधार है। तो उन सब बातों को लेकर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट को अगर लगता है कि जो आपके पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, वह आपकी बेगुनाही प्रदर्शित करते हैं, आपको निर्दोष साबित करते हैं, तो आपकी एफआईआर को निरस्त किया जा सकता है, और या फिर उच्च न्यायालय जो निम्न आईओ को ये आदेश दे सकता है कि वह उन तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेकर आए, जिससे कि आप बाद में अपने आप को निर्दोष साबित कर सको। अच्छा, मैं यहाँ जानना चाहूँगा आपसे, जो संगीन अपराध में जो फंसाए जाते हैं वो तो अलग बात है जिसका कि आपने कहा, लेकिन SC/ST एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस जो तुरंत गिरफ्तार करके उसको अंदर कर देती है, तो यहाँ तो उनको रिमेडीज नहीं मिलती है, वहाँ तो वहाँ उच्च न्यायालय में जा सकता है इसके लिए क्या, एफआईआर को दर्ज करवाने, एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए यहाँ क्या रिमेडीज है? देखिए, अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं कि आप निर्दोष हैं तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति ने SC/ST एक्ट में कोई मुकदमा दाखिल किया है, मतलब एफआईआर दर्ज कराई है, और जिस वक्त का वो घटनाक्रम बता रहा है उस वक्त आप उस घटनाक्रम पर उपस्थित ही नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह हैं, तो अगर आपके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं तो उच्च न्यायालय आपको ज़रूर रिलीफ देगा और आपकी एफआईआर को निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि यह बात आपको साबित करनी है, हमें साबित करनी है अपने पक्ष में कि हम जो हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, झूठे हैं, और जिस वक्त की ये घटना बताई जा रही है या जो ये वाक़या बताया जा रहा है वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, उस वक्त में वहाँ उपस्थित ही नहीं था। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि हम उपस्थित नहीं थे और ये निराधार है तो ज़रूर हमें उच्च न्यायालय के द्वारा इस बात के लिए रिलीफ मिलेगा। वो एक अलग बात है कि आपका कहना है कि पुलिस हमें इमीडिएट ही गिरफ्तार कर लेती है, तो हमारे जो परिजन हैं जिनको पैरोकार बोला जाता है वह वकील को हायर करके अपनी बात को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। शर्मा जी, प्ली बार्गेनिंग क्या है? इसके तहत एफआईआर को कैसे रफा दफा किया जाता है? प्ली बार्गेनिंग, पहले प्ली बार्गेनिंग का जो प्रक्रिया थी वह हमारे जो विधान था उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में प्ली बार्गेनिंग को लाया गया। और प्ली बार्गेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दंडनीय अपराध जो होते हैं, जिनमें दंड का प्रावधान है, उन अपराधों में कोई भी व्यक्ति अपनी अपराध की स्वीकार करके और अभियोजन पक्ष के साथ वार्ता करके जो उसमें सज़ा है उसकी न्यूनतम सज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। तो प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के तहत हमें एक शपथ पत्र देना होता है जिसमें हमें लिखना होता है कि हम जो ये अपराध है इसको स्वीकार करते हैं और इसके जो कंसीक्वेंसेस हैं, जो इस अपराध के परिणाम हैं, उनसे हम अच्छे भली भांति जो हम कर रहे हैं इससे हम बिल्कुल परिचित हैं। और उस स्थिति में वह अभियोजन पक्ष के साथ बातचीत कर सकता है, बार्गेन कर सकता है, नेगोशिएशन कर सकता है और कम से कम सज़ा प्राप्त करने के लिए बातचीत हो सकती है। तो प्ली बार्गेनिंग में न्यायालय क्या करता है कि जब भी प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो उसको या तो न्यूनतम सज़ा जो है उसको देकर उसको ख़त्म कर देता है, और कभी कभी उनको जहाँ बहुत छोटे अपराध होते हैं तो वहाँ उनको माफ़ भी कर सकता है। और प्ली बार्गेनिंग की एक बात ये है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए
जैसे किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ अगर कोई अपराध किया गया है या किसी महिला के साथ कोई अपराध किया गया है तो उन अपराधों में हम प्ली बार्गेनिंग में नहीं जा सकते। और दूसरी बात, जो 7 साल से अधिक सज़ा वाले अपराध हैं उनमें भी हम प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं जा सकते। प्ली बार्गेनिंग के लिए जहां 7 साल से कम की सज़ा है और जो किसी बच्चे के प्रति नहीं किए गए या किसी महिला के प्रति अपराध नहीं किए गए, उन अपराधों में ही हम प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान के तहत अपनी सज़ा को कम कराने के लिए अपने अपराध को स्वीकार करके और कम सज़ा करा सकते हैं। शर्मा जी, केस का कंपाउंड करना क्या है और इसके तहत एफआईआर को कैसे निरस्त करवाते हैं? कृपानंद जी, जैसे केस के कंपाउंडिंग से तात्पर्य यह है कि जो शिकायत करता है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके प्रति कुछ हमने अपराध किया है, शारीरिक रूप से हो सकता है या आर्थिक रूप से है, तो उस व्यक्ति के साथ हम समझौता करके हम उस अपराध का समन करा सकते हैं, कंपाउंडिंग करा सकते हैं। तो जो सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता है, उसकी धारा 320 में इस बात के लिए उपबंध है कि कौन कौन से अपराध हैं जिनमें हम समझौता कर सकते हैं या जिनमें शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को वापस ले सकता है। उसमें तो उन केसेस में हम अपने अपराध को कंपाउंड करा सकते हैं, शिकायतकर्ता उनको वापस ले सकता है, वह स्वयं की इच्छा से भी वापस ले सकता है और समझौते के आधार पर भी उसे वापस ले सकता है। तो कुछ अपराध हैं जिसमें शिकायतकर्ता को पूरा अधिकार है कि वह जब चाहे अपने अपराध को, मतलब अपने केस में अपने आरोपों को वापस ले सकता है। और कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें कोर्ट की, न्यायालय की परमिशन से उनको वापस लिया जा सकता है। तो पूरी एक लिस्ट है, जो उस लिस्ट के आधार पर हम दी हुई है कि कौन कौन से अपराध हैं जिन्हें शिकायतकर्ता स्वयं अपनी इच्छा से वापस ले सकता है और कौन कौन से अपराध हैं जिसमें उन्हें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट की परमिशन से उनको कंपाउंड कराया जा सकता है और उस कंपाउंडिंग में वह अपराध खत्म हो जाता है और उसके बाद कोर्ट जो है, न्यायालय आरोपी को आरोप मुक्त कर देती है। तो जैसे एक छोटे से अपराध हैं कि आपने कई बार वाहन चलाते वक्त किसी को चोट लग जाती है या थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ तो उसमें चोट लग गई, तो इस तरह के अपराधों में वो जो है उनको करा सकते हैं। जैसे छल का है, उसके अपराध में भी वो समन कराया जा सकता है, कंपाउंडिंग कराई जा सकती है। चोरी के अपराध में भी कंपाउंडिंग कराई जा सकती है। तो इस तरह से काफ़ी सारे अपराध हैं जिनमें और लगभग वो सारे अपराध जो हैं वो उस तरह के हैं जिनमें कम सजाएं हैं, 7 साल से कम की सजाएं हैं। तो उन अपराधों में उनको कंपाउंड करा जा सकता है। उनमें शिकायतकर्ता के साथ आप समझौता कर सकते हैं और उस समझौते के आधार पर कोर्ट में एक आवेदन कर सकते हैं कि भाई हमारा समझौता हो गया है और इस समझौते के आधार पर इनको कंपाउंड कराया, मतलब हमें कंपाउंड किया जाए और हमें आरोप मुक्त किया जाए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ अपराधों को इस श्रेणी में रखा गया है कि वो शिकायतकर्ता अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से वो आवेदन कर सकता है और कोर्ट उसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं आप इसको कंपाउंड नहीं करा सकते। लेकिन कुछ में ये है कि कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है, कोर्ट उसमें परमिट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। और कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको कंपाउंड नहीं कराया जा सकता, जैसे मृत्यु का अपराध है, बलात्कार का अपराध है और 307 का है। तो उस तरह के जो हीनियस क्राइम है उनको कंपाउंड नहीं कराया जा सकता। डकैती है, डकैती को कंपाउंड नहीं कराया जा सकता, जबकि चोरी को कंपाउंड कराया जा सकता है। तो जो अपराध इस श्रेणी, हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनको कंपाउंड नहीं कराया जा सकता। लेकिन जो अपराध जघन्य अपराधों की श्रेणी में नहीं आते, उनके लिए एक प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में, धारा 320 के अंतर्गत। उसमें हम इन्हें कंपाउंड करा सकते हैं, समन करा सकते हैं और उसमें फिर आरोपी जो है वो आरोप मुक्त हो जाता है। सीआरपीसी 482 के तहत किस तरह के एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए हाईकोर्ट में जाना आवश्यक हो जाता है? हमारे दर्शक को विस्तार से बताइए शर्मा जी। कृपानंद जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है
कि जहाँ पर अगर हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं हमें निर्दोष साबित करने के लिए, और पुलिस उन मामलों में उन सबूतों को रिकॉर्ड पर नहीं ले रही है, निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, उस कंडीशन में हम उन सबूतों को लेकर धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और उच्च न्यायालय को उन सबूतों के आधार पर उस एफआईआर को निरस्त किए जाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन पहले हमें जो जांच अधिकारी है, अन्वेषण अधिकारी है, उसके समक्ष ही इन चीज़ों को ले जाना चाहिए। और अगर वो इस तरह की बात मतलब हमारे हेल्प नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, उन तथ्यों को रिकॉर्ड पर नहीं ला रहे हैं, पत्रावली पर नहीं ला रहे हैं और जानबूझकर जांच को एक पक्ष में कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अपराध चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो। कई बार कुछ अपराध ऐसे हैं कि अपराध हुआ है लेकिन उस अपराध में वो कंपाउंडेबल नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों के मध्य समझौता भी हो गया है, तो उस बात के लिए भी उस समझौते के आधार पर भी हम 482 के तहत उच्च न्यायालय में जाकर उसे एफआईआर को निरस्त कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जहां जघन्य अपराध की बात आती है तो उच्च न्यायालय कई बार यह देखता है कि जहां बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध है जिससे समाज को खतरा है, तो वह उन अपराधों में उन बातों के लिए मतलब उन अपराधों के लिए उस एफआईआर को निरस्त नहीं करता है, चाहे समझौता ही क्यों न कर लिया गया हो। और कुछ अपराधों के लिए समझौते के आधार पर निरस्त किया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी इस बात को देखते हुए कि एक अपराध तो हुआ ही है, और जब अपराध हुआ है तो अपराधी को अगर हम शारीरिक दंड नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कुछ आर्थिक दंड देकर इस एफआईआर को निरस्त किया जा सकता है, जिससे कि वह कुछ व्यक्तियों को इस तरह के अपराध करने के लिए बढ़ावा ना मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों ने अगर अपराध किया और अपराध करने के बाद समझौता कर लिया आर्थिक दबाव के देकर, मतलब जैसे कुछ लोग ये होते हैं कि भैया शिकायतकर्ता को कुछ पैसे का लालच दिया कि भैया हम ये कर देंगे, या कुछ अन्य लालच देकर उनसे समझौता कर लेते हैं। तो इस तरह से एक ऐसी प्रथा बन जाएगी कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो जिनके पास संपन्न लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वह अपराध करेंगे और फिर धन के द्वारा, अपनी संपन्नता के द्वारा दूसरे व्यक्ति को लालच देकर उन अपराधों में समझौता करके अपने बच जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को डिमोरलाइज करने के लिए, उनको थोड़ा सा रोकने के लिए कई बार कोर्ट कुछ अपराधों में समझौते के बाद एफआईआर को निरस्त तो कर देती है, लेकिन फिर भी आर्थिक दंड के द्वारा उन्हें दंडित कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ जघन्य अपराध होते हैं तो वहाँ वह समझौते को भी मान्य नहीं करती। लेकिन अगर आपके पास किसी जघन्य अपराध में भी आपको फंसाया गया और आपको झूठा फंसाया गया और आपके पास ये पर्याप्त सबूत हैं कि मुझे झूठा फंसाया गया, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, तो आप उन साक्ष्यों को लेकर उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हो। वहाँ आपको समझौते की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं तो उच्च न्यायालय उन सबूतों के आधार पर आपकी एफआईआर को निरस्त कर सकता है। ठीक है। शर्मा जी, जैसा कि पुलिस पैसे खाकर झूठी एफआईआर दर्ज करती है, तो किस एक्ट के तहत पुलिस पर कार्रवाई की जा सकती है और सज़ा का क्या प्रावधान है? देखिए, अगर पुलिस पैसे खाकर झूठी एफआईआर दर्ज करती है तो आईपीसी में, हमारी जो दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता है, उसमें प्रावधान है कि अगर कोई लोक सेवक, लोक अधिकारी अगर अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो धारा 166 और 66A के अंतर्गत उसको दंडित किया जा सकता है, और उसमें 6 महीने तक का सज़ा का प्रावधान भी है। तो अगर कोई ऐसा अधिकारी है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है
तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में प्रोविज़न है, और अगर ये साबित हो जाता है कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है या झूठी एफआईआर दर्ज किया, तो उसको भी सज़ा मिल सकती है। 182 एक्ट क्या है? देखिए, 182 और धारा 211 में अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को, लोक सेवक को यह विश्वास दिलाता है कि वो जो अपराध मतलब जो आरोप लगा रहा है वो आरोप सत्य हैं, जबकि वो जो आरोप हैं वो मिथ्या आरोप हैं, तो ऐसी कंडीशन में 182 में कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है। और 211 में अगर किसी व्यक्ति ने झूठी कंप्लेंट वगैरह दर्ज की है, किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए हैं और यह साबित हो जाता है कि वो आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, तो उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और 211 में अगर ये पाया जाता है कि उसने झूठे आरोप लगाए हैं किसी व्यक्ति को, चाहे वो विद्वेषपूर्वक लगाए गए हैं, चाहे वो रंजिश बस लगाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। और अगर जो आरोप लगाए गए हैं वह आरोप ऐसे हैं जिनमें मृत्युदंड तक की सज़ा है या आजीवन कारावास की सज़ा है या 10 वर्ष से अधिक की सज़ा है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी ये चीज़ें इस बात मतलब ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि लोग झूठे आरोप किसी पर न लगाएं। अगर वो झूठे आरोप लगाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें भी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। तो झूठे आरोपों को रोकने के लिए निरोधात्मक कानून है ये। तो उसमें जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि अगर वो आरोप इस तरह के संगीन आरोप हैं, जघन्य अपराध के आरोप हैं, तो उसमें 7 साल की सज़ा और जुर्माना और दोनों का दंडित किया जा सकता है। और अगर वो है जो है 7 साल से कम की सज़ा के आरोप हैं तो उनमें 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रोविज़न है, प्रावधान है। अब हम इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस परिचर्चा में शर्मा जी आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार कृपानंद जी, आपने मुझे ये मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत आभार कृपानंद जी, आपने मुझे मौका दिया और मुझसे ये सवाल किए जिससे कि लोगों में एक कानूनी अवेयरनेस जागे और लोगों को विधि के बारे में थोड़ी जानकारी हो, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। आज के परिचर्चा में बस इतना ही। यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।